नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में, जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, क्लास 12 का। इसके पहले जो चैप्टर था वो हड़प्पा से रिलेटेड था, जिसकी टाइम पीरियड मेनली थी 2600 BC से लेके 1900 BC की। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर सीधा आ रहा है वो हमारा 600 BC के आसपास आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो ये 600 BC इतना एक बड़ा कैसे एक मेजर रोल कैसे प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री में। और उसी के साथ 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 अगर जो आपने इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में अगर जो आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आज चैप्टर 600 BC तो 600 C है, तो इस चैप्टर के जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो पहली चीज़ है वो है प्रिंसिप एंड दासी। दूसरा है अर्ली स्टेट। तीसरा है एम्पायर। चौथा है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। पांचवा है चेंजिंग कंट्रीसाइड। छठा है टाउन एंड ट्रेड। सातवां है लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्शन। तो प्रिंसिप और पियादसी इसको हम लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन में डाल के पढ़ेंगे दोनों को, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले इस टॉपिक को स्किप करेंगे। उसके बाद जो 600 BC में एक जो मेजर चेंज आता है वो अर्ली स्टेट, यानी जो महाजनपदान होते हैं वो निकल कर आते हैं, वो स्टेट फॉर्मेशन होती है। तो अर्ली स्टेट उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो वेरियस जनपदाज होते हैं वो डेवलप करते हैं, उनका ग्रोथ होता है, तो वो जाके कहीं ना कहीं एक एम्पायर बिल्डिंग का आगे चल के काम करते हैं। उसको हम देखेंगे कि एम्पायर्स कैसे बिल्ड होते हैं, क्या कौन कौन से एम्पायर्स हमारे पास निकल कर आते हैं, उनका मेजर रोल क्या होता है, कैसे वो डेवलप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर एविडेंस इससे पहले नहीं होता किंगशिप का। हड़प्पा में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं पर उसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं कि एक्चुअल में किंगशिप थी या नहीं थी। इसलिए यहाँ पे एक नया आइडिया निकल के आ रहा है कि किंगशिप कैसा, एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का होगा, फिर लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इस टाइम पीरियड में। बेसिकली आयरन आ रहा है, हमारे पास कॉइनेज आ रहे हैं, तो उससे जो कंट्री साइड यानी रूरल सेक्टर, जो हमारी गांव या ग्रामीण परिवेश है, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो कैसे बदल रहा है इसके पिछले, यानी हड़प्पा में जब पढ़ रहे थे या वैदिक काल में, उसके कंपेरेटिवली ये कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें हम कंट्री साइड में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ही एक मेजर आस्पेक्ट्स जो है वो टाउन और ट्रेड का, इसी से जुड़ा है कि इससे पहले भी ट्रेड और होते थे, टाउन भी प्रेजेंट होता था, कि हड़प्पा में हमने पढ़ रखा था मोहनजोदड़ो एक डेवलप्ड टाउन था। तो क्या डिफरेंस थी इससे पहले वाले टाउन में और अभी, क्या ट्रेड में क्या डिफरेंसेस थे, बार्टर सिस्टम पे था या कोई और इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने लिया था, अडॉप्ट किया था, तो उसको देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन के है, क्योंकि हमने हड़प्पा जब हम पढ़ रहे थे तो हड़प्पा में ये था कि उनके पास लैंग्वेज थी पर उस लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को हम डिसिफर नहीं कर पा रहे थे, यानी वो डिसिफर अभी नहीं की गई है, क्योंकि जो उनके जो टर्म्स थे वो बेसिक सिंबल्स के रूप में हैं, वो पिक्टोग्राफ के रूप में हैं, लेटर्स के रूप में उतने नहीं हैं। इसकी वजह से हम उसको डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जितने भी हमारे पास सोर्सेस निकल के आते हैं वो लैंग्वेज और उस लैंग्वेज से जुड़ा
जो सोर्स से निकल गया था वो इंस्क्रिप्शन। तो उसमें हम देखेंगे स्क्रिप्ट को कैसे डिकोड किया गया और स्क्रिप्ट के बेसिस पे कैसे हिस्टोरिकल राइटिंग लिखी गई। तो चलिए पहला टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर ही पूरा बेस्ड है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो है 600 BC से 600 C में। तो पहला सवाल यही आता है कि वाई 600 BCE, 600 BC को इतना मेजर रैप्चर क्यों लिया गया, एक ब्रेक थ्रू क्यों लिया गया कि 600 BC एक नया एज है हिस्ट्री में। हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीज़न को हम देखेंगे। तो पहला रीज़न यही है कि अर्ली स्टेट सिटीज़, यानी नए तरीके की सिटीज़, किंगडम्स, स्टेट्स, जनपद, महाजनपद, ये सारी चीज़ों का डेवलप हो रहा है। जो पॉलिटिक्स है वो एक सेंटर से, जो पहले इंडस था फिर उसके बाद ऋग्वेदिक आया, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह आ रहा है, तो वो नए कल्चर को डेवलप कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास एक नए स्टेट फॉर्मेशन आ रहा है। उसके साथ साथ ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, हमारे पास एक नया मेटल निकल के आ रहा है। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास जो मेजर मेटल थे वो ब्रॉन्ज है, इसलिए उसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। पर यहाँ पे हमारे पास एक टोटली एक नए मेटल की इंट्रोडक्शन होती है जो कैसे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट लाता है, यानी आयरन के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या स्टेट फॉर्मेशन में कैसे इसका रोल है, एग्रीकल्चर में कैसे रोल है, टाउन प्लानिंग में इसकी कैसे रोल है और ट्रेड में इसका कैसे रोल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था कि आयरन का इंटरवेंशन होना। इसके बाद एक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। आप सभी को अगर याद हो तो हड़प्पा में हमने देखा था कि वहाँ पे एक वेल इस्टेब्लिश ट्रेड सिस्टम तो था, एक इकोनॉमी चल रही थी, फ्लरिश कर रही थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रेड था उनका। पर फिर भी हमारे पास कॉइनेज के या कॉइन्स के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो पर जब 600 BC के आसपास आते हैं तो हमारे पास कॉइन के एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो पहले बार्टर सिस्टम चला हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया, हमारे पास एक मीडियम आ गया, एक मीडियम आ गया एक्सचेंज का, इसके वजह से कॉइन। उसके बाद और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इसके बाद कुछ मेटाफिजिकल डेवलपमेंट्स भी हुए। मेटाफिजिकल डेवलपमेंट्स कहने का मतलब है कि हमारे पास फिलॉसफी के लेवल पे, फिलॉसफी हो गया, नए रिलीजन का आना, लिटरेचर का आना, जैसे जैन फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लिटरेचर जैसे पुराणिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। तो बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास आ रहे, जातक कथाएँ आ रहे थे, फिर उसके बाद इसी में धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र भी आए, फिर उससे पुराणिक में हमारे पास रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट इसी फेज में हुआ। तो इसलिए 600 BC एक क्रूशियल टाइम पीरियड, एक रैप्चर माना जाता है, एक ब्रेक थ्रू माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में क्यों, क्योंकि आज का जो हमारा सिविलाइजेशन कल्चर है कहीं ना कहीं ये आज इसलिए आ पाया है क्योंकि 600 BC में जो डेवलपमेंट्स हुए कहीं ना कहीं वो एक बेस बनाया इसलिए। और एक रीज़न और है इसमें कि डेवलपमेंट्स ऑफ जो महाजनपदास थे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो उस टाइम पीरियड के जो सोर्सेस हमें मिलते हैं, सोर्सेस जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, जैन टेक्स्ट मिलते हैं, तो उनमें 16 सिटी स्टेट्स का मेंशन है, यानी 16 सिटी स्टेट्स के बारे में मेंशन है।
जिसको उस टेक्स्ट में बोला गया है महाजनपद। जनपद का बेसिक मतलब होता है एक भूभाग, एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड जहाँ पे जन का मतलब होता है कि कोई पीपल भी हो सकता है, कोई ट्राइब हो सकता है, कोई क्लैन भी हो सकता है। तो यानी कोई एक पर्टिकुलर क्लैन या ट्राइब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे अगर वो सेटल्ड है या रह रही है तो वो जनपद हो गया। तो ऐसे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे टेक्स्ट में इस टाइम पीरियड में 16 महाजनपदों यानी 16 ऐसे स्टेट्स के बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ऐसे बहुत सारे मेज़र हमने देख लिए। ये सारे मेज़र्स हैं। अब यहाँ पे महाजनपद आ गया। अब जैसे हम स्टेट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो हमारे पास नए नए किंगडम्स भी निकल के आते हैं। तो इन महाजनपद में प्रोबेबली एक किंग होता था जो रूल करता था, यानी जैसे हम किंग बोलते थे। अब किंग है तो हर एक पर्टिकुलर किंग एक महाजनपद को रूल करता था, और रूल करता था तो हम ये मान सकते हैं कि हर एक महाजनपद का कोई ना कोई कैपिटल होता होगा। बिल्कुल। और इन्हीं टेक्स्ट में ये भी ऐसा मेंशन किया जाता है, पाया जाता है कि जो सारे जनपदास थे, जो सारे महाजनपदास थे, वो सब में राजा नहीं प्रेजेंट होते थे। कुछ महाजनपद ओलिगार्की के बेसिस पे भी चलते थे। ओलिगार्की मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो मेजर जो पुरुष होते हैं किसी एक कम्युनिटी के हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हो सकता है, वहाँ के जो प्रोमिनेंट फिगर्स यानी मेनली मेल जो होते हैं यानी मेन, वो डिसीजन लेते हैं, कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। कुछ आदमी मिलके आते हैं साथ में और कहते हैं कि इस स्टेट का, यानी अगर एग्जांपल के रूप में हम वज्जी ले सकते हैं। वज्जी एक ओलिगार्क था, यानी वज्जी संघ। तो वहाँ पे वो जो वहाँ के लोग होते थे वो डिसीजन लेते थे, कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे, जिन्हें हम कई बार राजा भी बोलते थे ऐसे लोगों को। और इसमें एग्जाम्पल में हमें मिलता है ऐसे ओलिगार्क किंगडम्स का या ओलिगार्क जनपदास का, वो है वज्जी। वज्जी एक पावरफुल और इम्पॉर्टेंट महाजनपदास था। तो अभी जैसे मैंने बात किया कि जो महाजनपदास हैं उसके कैपिटल होते हैं, तो कैपिटल कई बार फोर्टिफाइड होता है, यानी उसी घेराबंदी की गई होती है कि तो अब घेराबंदी की गई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई कि अब घेराबंदी है तो इसका मतलब ये है कि उसको बाढ़ किया यानी इसको रोका जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कोई भी बाहर से ना आ जाए। तो अब एक किंगडम हमारे पास आ रखा है, तो किंगडम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंट्रीब्यूटिंग जो उसको किंगडम बनाते हैं। जैसे एक हो गई सेना हो गई, दूसरा हो गया उसका एक रेवेन्यू सिस्टम, उसकी एक फिजिकल सिस्टम होती है कि टैक्सेशन कहाँ से किससे टैक्स लेगा। हाँ, तो ऐसे करके डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें इस कड़ी में जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद निकल कर आता है वो होता है हमारे पास मगध। अब मगध इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज जिसे हम बिहार, झारखंड और कुछ हिस्सा बंगाल का मिला के मगध उस टाइम का था। तो आज ये इलाके, ये जो रीजन्स हैं इतने गरीब हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लो है। पर अगर जो हिस्ट्री को खंगाला, इतिहास को खंगाला जाए तो इसमें पाया जाता है कि मगध उस टाइम का सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम हुआ करता था, या कैसे तो महाजनपद होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वेल्थ का एक मेजर सोर्स होता था वो होता था लैंड, यानी लैंड जिसका जितना फर्टाइल है उसका प्रोडक्टिविटी उतना होगा। तो यानी मगध का जो पूरा सेटलमेंट था वो किसके, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था जिसके वजह से इसकी लैंड बहुत फर्टाइल थी, यानी इसके पास एग्रीकल्चर ईल्ड बहुत ज़्यादा थी, यानी इसकी एग्रीकल्चरल ईल्ड बहुत ही ज़्यादा थी।
जिसकी वजह से यहाँ की रेवेन्यू, एग्रीकल्चर से रेवेन्यू निकल गया, टैक्स मिलता था किंगडम को, सरकार को, रूलर्स को, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि मगध के पास में यानी झारखंड में, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था टाटा स्टील जमशेदपुर, तो आयरन जो इस टाइम पीरियड का एक क्रूशियल मेटल था, उसका माइन मगध में था, यानी पहली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो उसके पास एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा माइंस यानी आयरन जो इस टाइम की, क्योंकि अब हथियार बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे, तो माइन की आयरन की ज़रूरत है। और अगर जो आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल बनाते हैं, प्लाव हो गया या कुछ भी, तो उसमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आयरन बहुत क्रूशियल हो जाता है। इसके साथ साथ ही एलिफेंट आर्मी का एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। क्यों? क्योंकि इस टाइम जितने भी किंगडम्स डेवलप हो रहे थे, उनके पास एक सेटल्ड आर्मी थी, एक आर्मी थी जो लड़ती थी अपने एनिमीज़ के आसपास के, जो जब भी एक्सपेंशन किया करते थे, तो उसमें से एलिफेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते थे, क्योंकि ये एलिफेंट एक ऐसी क्रिएचर है जो एक सूटेबल हाइट और एक सूटेबल स्टेबिलिटी देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन में बहुत इजी होती है, कन्वीनियंट होता है। इसी के साथ साथ मगध में रिवर गंगा क्रूशियल रोल प्ले करती है। गंगा किस वजह से? क्योंकि एक फर्टाइल लैंड, एलुवियल सॉइल जो देती है, उसके साथ साथ ही ये एक कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से ट्रेड एक्सचेंज फैसिलिटेट किया जा सके। तो पहला तो फर्टाइल सॉइल, दूसरा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रेड एंड एक्सचेंज। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से मगध एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपदास था। इसी के साथ साथ ही मगध ऐसा माना जाता था कि जिसने मगध पे कंट्रोल कर लिया उसका पूरे ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल माना जाता है, क्योंकि उस टाइम का ईपी सेंटर मगध ही था। तो पहले मगध का जो कैपिटल हुआ करता था वो हुआ करता था राजगीर। इस टाइम का राजगीर, उस टाइम का राजगाह बोलते हैं। लेकिन 4th सेंचुरी BC में इसके कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, आज का जो पटना है। और इसके पीछे ऑब्वियस रीज़न क्या रहा? ऑब्वियस रीज़न यही है कि पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर है जो नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसके ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ायदे होने वाले थे, जैसे कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो सकता था, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो सकता था, और ट्रेड बहुत इजीली हो सकता था, और उसके बाद टाउन्स का डेवलपमेंट इसके आसपास हो सकता था, फर्टाइल लैंड मिल सकता था, तो इसलिए कैपिटल को शिफ्ट किया गया। इसके बाद हम अब देखते हैं अर्ली स्टेट के बारे में बात कर लिया, तो इसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है अर्ली एम्पायर्स। तो अर्ली एम्पायर्स को खड़ा करने में, एम्पायर को खड़ा करने में मगध का बहुत ही बड़ा रोल है। मगध का रोल बहुत ही बड़ा। तो सबसे पहले डायनेस्टी रूल होती थी, यानी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी रूल करती थी मगध पे। तो सबसे पहला जो डायनेस्टी निकल गया था हर्यंका। सबसे पहली डायनेस्टी जो निकल के आती है वो है हर्यंका डायनेस्टी। वो मगध पे काफ़ी लंबे समय पे रूल करती है। उसके पॉलिसीज़, उसकी रूरल पॉलिसीज़, टैक्सेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक रूल कर पाती है। उसके बाद दूसरी जो डायनेस्टी आती है वो होती है शिशुनाग।
उसके बाद दूसरी डायनेस्टी, ऐसा माना जाता है हरियंका डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर था वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, इसीलिए एक उन्हीं का कोई मंत्री कहें या तो वो क्या करा, उनको मार के अपने खुद शिशुनाग, जिसका नाम शिशुनाग था, उसने अपने आप को थ्रोन पर बैठाया, अपने आप को रूलर मान लिया और लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हटाया गया। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है नंदा डायनेस्टी। और इसके फाउंडर को माना जाता है महापद्मानंद। शिशुनाग डायनेस्टी करीबन 100-150 साल तक रूल करती है। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है, महापद्मानंद इसके फाउंडर होते हैं। और आपने मूवीज़ में, कहानियों में सुना होगा चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य धनानंद जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, चाणक्य इसी धनानंद कोर्ट के ही एक एडवाइज़र कह सकते हैं या मिनिस्टर थे। तो धनानंद क्या करता है, धनानंद चाणक्य को कुछ एलिगेशंस के बेसिस पे उनको देश निकाला देते थे। फिर उसके बाद चाणक्य, यही चाणक्य जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, यही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करते हैं और नंदा डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके मौर्य साम्राज्य, यानी जो पहला साम्राज्य, पहला एम्पायर जो निकल के आता है वो आता है मौर्य। धनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और मौर्य डायनेस्टी में बहुत सारे कुछ रूलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑब्वियस सी बात है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी है। उसके बाद उनके बाद बिंबिसार भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है। और बिंबिसार का जो बेटा था वो अशोक। पहले अशोक एक गवर्नर था, एक ऐसी किसी महाजनपद का। फिर उसके बाद वो अपने भाइयों को, ऐसा माना जाता है कि अपने भाइयों को मार कर वो पूरे एम्पायर पे कब्ज़ा किया। तो अशोक एक बहुत ही क्रूशियल रूलर है क्योंकि इसकी बात आज भी हम करते हैं, हम नेशनल एम्ब्लेम की बात कर रहे होते हैं, या जो लायन कैपिटल है जिसका पर्पज़ होता है सत्यमेव जयते, उसकी बात कर रहे होते हैं, अशोक चक्र की बात कर रहे होते हैं। तो अशोक आज भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट है और इस पर बहुत सारे काम वर्क हो रखे हैं ऑलरेडी। तो अशोक एक क्रूशियल रूलर था। अब हम ये देखते हैं कि मौर्य एम्पायर को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस, यानी हमें किन सोर्सेस से मौर्य एम्पायर के बारे में पता चल रहा होता है। तो पहला सोर्स हमें मिलता है इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि किसी कठोर यानी हार्ड सरफेस पे इंग्रेव करके लिखना, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। वो स्टोन हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्क्रिप्शन ऐसे मिलते हैं, जैसे एक रॉक एडिक्ट हमें मिलता है कलिंग पे, जिसको हम रॉक एडिक्ट बोलते हैं 13। तो वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे अशोक ने क्या बोला, अशोक ने ये बोला कि कलिंग वॉर से रिलेटेड ही उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखवाई। जब वो कलिंग को जीत जाता है, फिर उसके बाद वो कैसे पूरी स्टेट वायलेंस को छोड़ देता है, तो रॉक एडिक्ट 13 उससे डील करता है। तो इंस्क्रिप्शन एक हमारा मेजर सोर्स है जिसकी वजह से हमें पता चलता है। जो एक उसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डेटा, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल डेटा के पास के। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी सोर्सेस, यानी कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सोर्सेस, यानी उस टाइम पीरियड के जो लिटरेचर थे, जैसे जातक कथा, बुद्धिस्ट लिटरेचर,
जैन लिटरेचर, पुराणिक लिटरेचर। तो ये सारी लिटरेचर क्या थे? ये सारी लिटरेचर हमें एविडेंस देते हैं कि मौर्य साम्राज्य उस समय एग्जिस्ट था, वो कैसे उनका स्टेट फॉर्मेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सब कुछ। इसके अलावा कुछ कमेंट्रीज़ हैं और कुछ जो कोर्ट्स के मिनिस्टर्स होते हैं उनके वर्क्स हैं। जैसे पहला मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का वर्क इंडिका। मेगास्थनीज ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया और उसने ये बुक लिखी इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य से किंगडम से रिलेटेड डील करती है। उसके अलावा कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र, इनका अर्थशास्त्र भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। इसके अलावा अशोका ने धम्म महात्मा महामता की कुछ ऑफिसर बनाए थे, अपॉइंट किए थे, जो धम्म को फैलाने के लिए। तो उससे भी हमें पता चलता है कि मौर्य एम्पायर कैसा रहा होगा और कैसा डेवलप किया होगा। अब मौर्य एम्पायर पहला एम्पायर था, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि मौर्य एम्पायर की ट्रेशन कैसी रही होगी। क्योंकि अब स्टेट बिल्डिंग हो चुकी है, स्टेट फॉर्मेशन हो चुका है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी, टैक्सेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लीगल लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ कैपिटल की ज़रूरत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कैसे आई, उसको हम देखेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें कैसे रही होंगी। तो हमारे पास एक कैपिटल मिलता है जो पाटलिपुत्र। इसके अलावा हमारे पास या इसके साथ 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, यानी जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, मिलते हैं। तो पहला पाटलिपुत्र ही हो गया, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोशाली और 5वां स्वर्णगिरी। तो ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स निकल के आते हैं जहाँ से मौर्य साम्राज्य चलता था। पाटलिपुत्र ऑब्वियसली ये होगा, कैपिटल हो गया हमारा, ठीक। बाकी तक्षशिला एक एजुकेशनल सेंटर हम मान सकते हैं, एजुकेशनल सेंटर था, यहाँ से स्टडीज़ होती थी बहुत सारी, क्योंकि तक्षशिला और उसके बाद नालंदा ये स्टडी सेंटर हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में। उज्जैनी और तोशाली ये एक ट्रेड रूट्स पे सेटल, यानी ये 2 एरियाज़ ऐसे थे जो ट्रेड रूट्स पे थे, यानी ट्रेड यहाँ से फैसिलिटेट होता था। उसके अलावा स्वर्णगिरी माना जाता है आज का कर्नाटका, मॉडर्न कर्नाटका, यहाँ से प्रोबेबली गोल्ड के एविडेंसेस, यानी हम यहाँ से गोल्ड लाया जाता होगा। ये 5 सेंटर्स निकल के आते हैं। और इसके अलावा मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में मिलिट्री से रिलेटेड कुछ बातें बोल के गया है कि एक कमेटी और 6 सब कमिटीज़ किससे रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड डील करती थी, जिसमें से कुछ कमेटी नेवी से रिलेटेड डील करती थी, कुछ कमेटी फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, और कुछ कमिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करते थे,
कुछ कमिटीज़ फूड को मैनेज करते, तो बहुत सारी कमिटीज़ थी जो मिलिट्री से रिलेटेड, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, एलिफेंट्स की रिक्रूटमेंट कैसी होगी, उसको डोमेस्टिकेशन कैसे किया जाएगा, जंगल से कैसे लाना है, फिर उसको टेम कैसे करना है, उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए कमिटीज़ हुआ करती थी। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा और जो अशोका ने इंट्रोड्यूस किया था वो था धम्म महामता। ये ऑफिसर्स थे जिनका पर्पस था धम्म को प्रोपोगेट करना। धम्म क्या था कि अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का रिस्पेक्ट करना, अच्छे से रहना, वेलबींग रहना, नॉन वायलेंस नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस को प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।